अजय केडिया जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और केडिया जी से समझते हैं कि बाजार को कैसे देख रहे हैं, कमोडिटीज को खासकर। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अजय जी, आज हमारे दर्शकों के लिए क्या लेकर के आए हैं और क्या खास जानकारी, क्या चीजें हमें समझनी है? आज हम कमोडिटी के अंदर एग्री कमोडिटी के ऊपर थोड़ी और जानकारी बढ़ाते हैं, क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं जब हम किसी से बात करते हैं कि कमोडिटी में भी ट्रेड होते हैं, जैसे हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं, हम चने में ट्रेड होते हुए देखते हैं, कॉटन में ट्रेड, तो सबके मन में ये जिज्ञासा रहती है कॉटन ट्रेड होता कैसे है और क्या क्या कमोडिटी और एग्री में ट्रेड होते हैं। तो आज हम देखेंगे एग्री कमोडिटी कैसे ट्रेड होती है और क्यों इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि एग्री कमोडिटी एक बेसिक, जैसे जो भी हम चना, गेहूं, कॉटन, सोया जैसे हम बात करते हैं, वैसे ही ये ट्रेड एक्सचेंज पे भी होते हैं। जैसे शेयर बाजार में हम रिलायंस या कोई भी स्टॉक के में ट्रेड करते, लिया बेची करते हैं, वैसे ये कमोडिटी खास करके देखा जाए तो फिजिकल मार्केट में आप दुकान पे जाते हो, पैसा देते हो, कमोडिटी ले लेते हैं, वैसे ही हम फ्यूचर मार्केट पे भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली एग्री कमोडिटी का जो वॉल्यूम्स अगर हम बात करें या टोटल ट्रेड की बात करें तो 12% मार्केट का स्टेक रखता है आज की डेट में फ्यूचर मार्केट के अंदर। और यहाँ पे मेजरली 6 कमोडिटीज है जिसमें बहुत अच्छे काम होते हैं। 6 सेगमेंट्स अगर हम बोल सकते हैं, स्पाइसेस, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, रबर, फाइबर, ये सारे सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट है जहाँ पे हम ट्रेड होते हैं। देखिए, एग्री कमोडिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन मार्केट करीबन 65% एग्री पे डिपेंडेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोई भी कंट्री के लिए जो रहता है वो इंपॉर्टेंट खास करके इंडिया के लिए इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना ही इंडिया की ग्रोथ बढ़ते हुए दिखाई देगी। फर्दर अगर हम देखते हैं तो why one should invest in agriculture commodity, पहला तो है डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में, क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं महंगाई की बातें सब करते हैं, बट महंगाई होती किससे है? कमोडिटी के भाव बढ़ते हैं, उसी को महंगाई कहते हैं। हम महंगाई से बचने के लिए हम इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में, अदर एसेट क्लास में करते हैं और कोशिश करते हैं कि महंगाई को हम ओवरटेक कर पाए, बट एक्चुअल में महंगाई होती किससे? कमोडिटी के भाव बढ़ने से। चाहे हम सोने की बात करें, चाहे कच्चे तेल की, जो 2022 के अंदर हमने देखा एक जबरदस्त तेजी दिखाया था, तो बेटर हम इन्वेस्टमेंट कमोडिटी में ही करें। तो इन्फ्लेशन को हेज करने की आपकी जो जद्दोजहद है वो थोड़ी कम होती जाएगी, क्योंकि अब खुद आप कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी, जैसे इंडिया 65% एग्री बेस्ड कमोडिटी है या कमोडिटी बेस्ड कंट्री है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्पेकुलेशन थोड़ा थोड़ा कम होता है, जैसे हम इक्विटी में देखते हैं उतना नहीं रहता है, बहुत मिनिमल, क्योंकि गवर्नमेंट चेक एंड बैक कंटिन्यू रखते हैं। और एक प्राइस का ओवरकम आपको पता रहता है, स्पॉट में क्या है, फ्यूचर्स में क्या है, और लॉन्ग टर्म भी हम कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन की बात करें कमोडिटी मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे इन्वेस्टर भी होते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं और कंज्यूमर भी होते हैं। इन्वेस्टर की बात करें, जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं, उनके लिए एक हाई लेवरेजिंग प्रोडक्ट है। मैनिपुलेशन लेस इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट और इंटरनेशनल प्राइसेस चेक एंड बैक करती रहती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में खुदा ना खास्ता सोने के भाव में जबरदस्त तेजी आ जाती है 20% की, तो आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में डाउन है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है जो इंडियन मार्केट्स को वापस काम डाउन कर देती है। तो मैनिपुलेशन के चांसेस काफी कम रहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन जो मैंने अभी बताया था आपको कि आपका, जैसे हम सुनते हैं कि डोंट पुट योर ऑल एग इन सिंगल बास्केट, तो यहाँ पे आप कमोडिटी के अंदर, एग्री कमोडिटी के अंदर, इंडेक्स के अंदर, सभी जगह आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। इंपोर्टर एक्सपोर्टर, इनका सबसे बड़ा पर्पस होता है एक्सचेंज पे आने का, हम हमारी पोजीशन को हेज कर पाए। आज अगर एक्सपोर्टर है तो इनको डर लगा रहता है कि कल को अगर सपोज जो भी हमको कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं उसमें अगर भाव में कुछ चेंजेस आ जाए, तो उनके लिए हेजिंग ऑप्शन, जैसे किसी ने इंपोर्ट किया, आज अगर हमने रशिया से या और कोई यूएस से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको आने में 15-20 दिन लग जाता है, तो प्राइस फ्लक्चुएशन जो रिस्क होता है वो एक्सचेंज पे जाकर वो हेज कर सकते हैं। प्रोड्यूसर प्राइस को लॉक इन कर सकते हैं, फार्मर प्राइस को लॉक इन कर सकते हैं, कंज्यूमर अगर आपको पता है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मुझे सोने की रिक्वायरमेंट है, मुझे एग्री की कमोडिटी की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक्सचेंज पे लेकर पहले से प्राइस लॉक कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट की बात करें तो हमने देखा सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वाइज एग्री कमोडिटी के अंदर मसाले में जैसे हल्दी, जीरा, धनिया, इनमें ट्रेड होता है। ऑयल सीड के अंदर सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल, इन सब में ट्रेड होता है। मेंथा ऑयल, गवार, कॉटन, काफी एग्री कमोडिटीज आज की डेट में एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रही है। प्रोडक्ट अगर हम एग्री की बात करें तो जैसे हमारे पास इक्विटी मार्केट के अंदर फ्यूचर मार्केट होता है, ऑप्शन होता है, इंडेक्स होता है, सिमिलरली सेम जैसे हम इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं वैसे ही फ्यूचर, ऑप्शन और इंडेक्सेस के अंदर आप एग्री कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। करंटली इंडिया के अंदर 4 एक्सचेंजेस है जिसमें एनएससी, बीएसई भी कमोडिटी में एग्री के अंदर
प्रेजेंस रखती है, बट जो दबदबा एनसीडीएक्स का और एमसीएक्स का है वो पहले से बना हुआ है, बिकॉज 18 साल से हम देख रहे हैं कि एनसीडीएक्स और एमसीएक्स 2003 में इनका गठन हुआ था और आज अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। की ट्रेंड की बात करें तो इंडिया एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स पे इस वक्त काम कर रही है। पिछले साल की अगर बात करें तो 400 बिलियन से ज्यादा का हमने करीबन 41.25 बिलियन डॉलर के आसपास का हमने एक्सपोर्ट किया था। और एग्रीकल्चर की सेक्टर रहा है हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी काफी लेती है एग्री कमोडिटी के लिए, चाहे हम डिजिटल एग्री मिशन की बात करें या प्रधानमंत्री कृषि योजना सिंचाई योजना की बात करें, तो गवर्नमेंट भी कंटिन्यू रखती है। अब हम आ जाते हैं क्यों, अगर आप इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं तो एग्री कमोडिटी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जब हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो अगेन आप एग्री कमोडिटी की बात कर रहे हैं, या आप टायर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो रबर एक अगेन एग्री कमोडिटी। एफएमसीजी के अंदर चाहे हम हिंदुस्तान लीवर, डाबर, मैरिको जो भी बात करते हैं, इसका एक बेस जो होता है वो अगेन एग्री कमोडिटी होती है। पेपर इंडस्ट्री हो चाहे होटल इंडस्ट्री हो, सभी सेगमेंट के अंदर एग्री कमोडिटी का दबदबा रहता है। अगर भाव में जबरदस्त तेजी आ जाती है तो कहीं ना कहीं उनके स्टॉक पे एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है, बिकॉज रॉ मटेरियल महंगे हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कम हो जाता है। इसलिए आपको एग्री कमोडिटी पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे नेस्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, मैरिको, कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर, ये इतनी जितनी भी कंपनीज है ये एग्री कमोडिटी से काफी इंपैक्टफुल रहता है। तो अगर आप एग्री में अभी तक ट्रेड नहीं करते हैं तो एग्री में भी ट्रेड कीजिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अगर इक्विटी से भी जुड़े हुए हो तो एग्री कमोडिटी आपको इंपैक्ट करते हुए दिखाई देगी। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कि एग्री कमोडिटी काफी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है, जो पूरे देश भर में हम पूरा देश का जीडीपी एग्री पे डिपेंडेंट है। जिस ढंग से आप फ्यूचर पे ट्रेड करते हो, इक्विटी फ्यूचर्स पे काम करते हो, वैसे ही आप कमोडिटी में एग्री कमोडिटी फ्यूचर्स, ऑप्शन, इंडाइसेस में ट्रेड कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज भी काफी रहती है, चाहे हम ट्रेड स्प्रेड ट्रेड की बात करें, डायरेक्शनल ट्रेड की बात करें, या ऑप्शन के जरिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कोरिलेशन तो हम हमेशा देखते ही हैं कि कोई भी कमोडिटी उसका कोरिलेशन इक्विटी मार्केट से रहता ही रहता है। तो जरूरत है समझना एग्री कमोडिटी का। तो आज के सेशन में हमने कोशिश यही की एग्री कमोडिटी समझे, डाइवर्सिफाई कीजिए, और डेफिनेटली एक रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से तो ट्रेड होता ही है एग्री के। जी ठीक है, तो ये बढ़िया जानकारी अजय केडिया जी की तरफ से। और आज हमें ये सीखने को मिला बेसिक्स, वापस हम बेसिक्स पाए, क्योंकि कई सारे दर्शकों का ये आ रहा था इस तरीके का फीडबैक कि हम टेक्निकल्स में जाने लगे हैं, यानी हम सीधा सीधे ट्रेड्स में जाने लगे हैं, कहाँ बाजार के अंदर में क्या करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग या बहुत सारे लोग अभी तक कमोडिटीज के अंदर में काम नहीं करते हैं, या उन्हें उनको बेसिक्स की जानकारी नहीं थी। तो आज अजय जी ने हमें वो बेसिक्स की जानकारी दी कि क्यों कमोडिटीज कितना इंपॉर्टेंट और कैसे एक तरीके से डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो है। क्यों हम सिर्फ इक्विटी के अंदर में हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, अलग अलग सेक्टर के और अलग अलग तरीके के स्टॉक्स खरीदते हैं, या उस तरीके की एक बास्केट पूरी बनाते हैं, पोर्टफोलियो जिसको बोलते हैं। वो पोर्टफोलियो को एक्चुअली और डाइवर्सिफाई करने के लिए बाकी और चीजें भी हमें लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं हेजिंग का भी काम करती है। क्योंकि कितनी बार अगर हम बात करते हैं कमोडिटीज के अंदर में, वो अलग है, आज हमने उस पर नहीं, धीरे धीरे करके हम उस पर भी चर्चा करेंगे और अजय जी हमें वो भी सिखाते चलेंगे कि कमोडिटीज के अंदर में और कौन कौन सी कमोडिटीज, लेकिन एक सेगमेंट जिसको कि एग्री कमोडिटीज कहते हैं। और काफी हद तक अजय सर, अगर इसको मैं ये कहूँ कि शायद एग्री कमोडिटीज को थोड़ा सा एक बड़ी भीड़ के लिए, बड़ी जनता के लिए, यानी पॉपुलेशन के लिए इंडिया के अंदर में, क्योंकि एग्रीकल्चर को काफी लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, बैकग्राउंड बहुत लोगों का खेत से, गांव से बहुत सारा है, जुड़ाव होता है। यंगस्टर्स का वैल्यू उतना नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा भी एज अगर वो है तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड वो रहा होता है और उन्हें चीजें समझ में आती है, कौन सी रबी की फसल, खरीफ की फसल, कब कौन सा मौसम और उससे कितना फायदा है। तो वो बारिश देख करके कितनी बार हम लोग देखते हैं कि घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बता देते हैं कि यार ये एकदम टाइम से शुरू हो गई है, ये अच्छा बिल्कुल सही समय है, या कभी ये कह देते हैं कि ये बड़ा गलत समय है, इस समय बारिश नहीं होनी चाहिए थी, फसल खड़ी होगी वो खराब हो जाएगी। तो हमें कहीं ना कहीं वो तो जानकारी बिल्कुल जो ग्रास रूट वाली लेवल वाली जानकारी है वो घर पे ही मिल जाती है कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, और उसको किस तरीके से फिर हम उसको ट्रेड भी कर सकते हैं उसी तरीके से। बिल्कुल, देखिए एग्री कमोडिटी का एक हम बोल सकते हैं दुर्भाग्य ऐसा रहा है कि हम जुड़े हुए एग्री कमोडिटी से है, बट हमने कभी उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से कभी देखा ही नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं इक्विटी मार्केट का एक कवरेज बोल सकते हैं, या इक्विटी मार्केट का जिस तरह से लिवरेजिंग हो रखा है, उतना एग्री कमोडिटी से रहा नहीं, जबकि इंडिया की पूरी इकोनॉमी के अंदर एग्री कमोडिटी बहुत बेस है। आज सभी रूरल, अगर हम स्टेट्स की बात करें या सिटीज की, अर्बन सिटीज को छोड़कर, तो वहां पे एग्री से कुछ ना कुछ तरीके से आदमी जुड़ा हुआ है। 80%, चाहे हम
फार्म टूल्स की बात करें, सीड की बात करें, चाहे टेक्सटाइल की बात करें, बट उतना माइलेज या उतना जो ओरा मिलना चाहिए था एग्री को वो मिला नहीं। नो डाउट आज 18 साल के बाद भी पार्टिसिपेशन काफी मिनिमल है। जबकि फिजिकल मार्केट की बात करें तो आई थिंक बहुत बड़ा एक्सपोजर ऑलरेडी मार्केट में बना हुआ। आज इंडिया ग्लोबल मार्केट में आप सोचिए कि पूरे एग्री को एक्सपोर्ट्स करती है, तो बहुत ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बट प्लेटफॉर्म पे अभी तक इतनी तरीके से सक्सेसफुल हुआ नहीं है। तो ये जरूरत है कि अंडरस्टैंड करना कि व्हाई वी नीड अ डाइवर्सिफिकेशन और कितने अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। आज मसालों की बात करें तो पिछले 6 महीने में 35% का उछाल हमने देखा है, या कॉटन की बात करें तो पिछले 1.5 साल में कॉटन के प्राइसेस डबल हो गए हैं। तो आज हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा सोचते हैं कि 20% 30% बढ़े हमारा, तो कमोडिटी में भी सेफली बनेगा, क्योंकि इक्विटी के अंदर आपको पीएचडी करनी पड़ती है कि बैलेंस शीट क्या है, रिटर्न्स क्या है, रेशियोज क्या है। बट कमोडिटी इतनी इजी है, हमको खुद को समझ में आती है कि फसल कम आने वाली है तो भाव बढ़ेंगे। और न्यूज चैनल अगर आप खोल के देखेंगे तो जो भी फैक्टर एग्री कमोडिटी को इंपैक्ट कर रहे हैं वो तुरंत आपके सामने, कि बारिश कमजोर है, कि बारिश ज्यादा है, प्रोडक्शन अच्छी है। तो ये सारे डेटा अवेलेबल होने के बाद भी हम देखते हैं कि पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम कमोडिटी मार्केट के लिए गोल्डन पीरियड है, खास करके फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस में सारे फैक्टर्स, और रेगुलेटर काफी अच्छे स्टेप्स ले रहा है नए नए प्रोडक्ट को ला कर। इंटरेस्टिंग। तो और ये सही बात है कि मतलब वो जिस चीज को हमें ज्यादा आसानी से इंटरप्रेट किया जा सकता है या कर सकते हैं, जहां समझ सकते हैं। कभी कितनी बार होता है कि अभी कौन सा वो आ रहा है, शादियों का सीजन आ रहा है तो कौन सी चीजें खर्च होंगी, फेस्टिव सीजन आ रहा है तो शुगर हमें पता है कि हाँ मिठाइयाँ और वो सब चीजें बनेंगी। हम उसके इंडिया में नेक्स्ट लेवल जाते हैं कि शुगर के उसमें जाएंगे, शुगर सेक्टर की कंपनीज, और वो अला उससे अच्छा सीधा सीधा इम्पैक्ट यहाँ शुगर के दामों पे पड़ना है, क्यों ना हम उसको देखें, और वो वाली चीजें तेल के दामों पे पड़ना है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमको पता है अक्षय तृतीया और धनतेरस कब आता है, और आप उठा के देख लीजिए इंडिया ये 2 दिन के अंदर सोना बाय करता ही करता है, और हमेशा भाव बढ़ते हैं। तो अगर हम थोड़े से अभी अगर सोना लेके चले तो आप देखोगे धनतेरस, दिवाली, ये टाइम पे सोने की भाव, क्योंकि सीजन और फेस्टिवल, शादी, आज इंडिया में 20 लाख शादी से ज्यादा 2022 के अंदर है। तो हम जानते हैं शादियों में खाने का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, कंजम्पशन एग्री कमोडिटी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब हमें चीजें पता है फिर भी हम इन्वेस्ट नहीं करते तो ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होता है। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी लॉस है। सर इसमें एक चीज शायद हम लोगों ने पहले भी आपने हल्का मेंशन किया था, मुझे याद आता है कि अगर जो जो फार्मिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो अगर इसको करने लगे तो और ज्यादा उनके लिए एक हेजिंग का काम ज्यादा करता है, क्योंकि बिल्कुल वो ग्राउंड पे है, उन्हें एग्जैक्टली असर होने वाला है उनकी जो फसल अच्छी या बुरी जो भी है, और उसको कहीं ना कहीं सेफगार्ड करने के जो एक तरीके का इंश्योरेंस या एक तरीके की हेजिंग का काम है, वो अगर वो बाजार को भी समझ लें, कमोडिटीज के बाजार को समझ लें, तो शायद वो दोनों चीजें कर सकते हैं। वो फायदा भी अच्छा कमा सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने नुकसान को भी हेज कर सकते हैं, जो कि उन्हें अगर क्रॉप से नुकसान होने वाला है ऑन ग्राउंड खेत से, वो उसकी जगह अगर उसी को बाजार के अंदर में हेज कर सकते हैं। तो वो भी हमने कुछ एक हल्का मेंशन, जहां तक मुझे याद है कि हम लोगों ने कहीं टच किया है। बिल्कुल, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि मसालों के अंदर जो ऑप्शंस लॉन्च हुए थे उसी पे हमने बात की थी कि फार्मर जब फसल लगाता है उनको डर लगता है कि भाव गिरावट आ जाए तो हमारा क्या होगा, या क्रॉप खराब हो जाए तो क्या होगा। तो जो इंश्योरेंस हम लेते हैं वो ऑप्शन के जरिए भी एंटर कर सकते हैं। अगर भाव में गिरावट आ गया तब भी आप अपने प्राइस फिक्स कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट है जो फार्मर है, ट्रेडर है, जो रूरल एरिया, उनको एजुकेट करना, उनको इसकी पॉजिटिविटी बताना। क्योंकि आज शेयर बाजार में भी हम देखते हैं कि ब्लैक के साथ व्हाइट भी रहता है, व्हाइट के साथ ब्लैक भी रहता है। तो सिमिलरली कुछ स्पेकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो एजुकेशन आई थिंक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कमोडिटी सेगमेंट। यहाँ पे एक बड़ा रोल आगे आप कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेट होगा तो ही चाहे फार्मर की बात करें, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, ये मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे। जी, बढ़िया। तो ठीक है सर, एजुकेशन पे काम होना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरीके से कमोडिटीज, और आज हमने एग्री कमोडिटीज के से इस सीरीज की शुरुआत करी है, तो आपके साथ में सर अगर थोड़ा थोड़ा मेरे को हमारे साथ में आप ये सपोर्ट करते जाएंगे तो हम दर्शकों तक ये अच्छे से ये जानकारी और इस सीरीज को और आगे अच्छे से बढ़ा पाएंगे, जिसमें कि लोगों को हम एजुकेट कर सकें कि किस तरीके से कमोडिटीज का बाजार काम करता है और उसके अंदर में वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। और थोड़ा सा सुनने में या बाहर से देखने में थोड़ा सा ऑन द आउटसाइड, मतलब मैं खुद ईमानदारी से कहूँ तो मुझे थोड़ा सा कमोडिटीज का मार्केट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जबकि अंदर उतरने के बाद में या इस तरीके से जब आपसे चर्चा कर रहे हैं और आज जिस तरीके से आपने समझाया, तो अब लग रहा है कि शायद बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए। क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक वो माइंडसेट बना हुआ है जिस चीज के अंदर अनचार्टेड टेरिटरी जैसी चीज है कि आप जब उसके अंदर में गए नहीं है तो इसलिए आपको रिस्की या वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और इक्विटीज के अंदर में काम करने लगता है और बहुत इजीली शुरू हो जाता है।
वाली चीजें, या पहले उसने लीड ले ली थी? तो मुझे ये लगता है कि स्टॉक मार्केट ने लीड पहले ले ली थी, वो पहले बाजार शुरू हो गया था, डीमैट अकाउंट था, वो सारी चीजें, तो उसकी अवेयरनेस ज्यादा है, उस पर बहुत सारे पढ़ाई, बहुत सारे एजुकेशन, बहुत सारे एड्स हमें दिखाई देते हैं कि इन्वेस्टमेंट और कैसे करना चाहिए और सेफ है ये वो। कमोडिटीज के अराउंड अभी उतना एजुकेशन हुआ नहीं, तो वो वाली चीजें सर आपके साथ में मिल करके ही करते हैं, और इसको मेरे ख्याल से इसका बड़ा अच्छा फायदा होना चाहिए दर्शकों को या जो लोग इसके अंदर में काम करेंगे। बिल्कुल सर जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी खास जानकारी देने के लिए। अजय सर बस एक चलते एक सवाल एक आ रहा है, अगर वो आप कॉपर पे क्या राय बनती है? सिर्फ ये एक अलग सवाल है जो कि इस सेगमेंट से अलग हट करके, कॉपर पे व्यू क्या बन रहा है? देखिए, अगर कॉपर की अगर हम बात करें तो चाइना काफी इंपॉर्टेंट है, जिस ढंग से चाइना में थोड़ा कंसर्न था, प्राइसेस में गिरावट थी, बट आज भी हमने देखा चाइना ने कुछ स्टिमुलस की घोषणा की है जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़े सपोर्ट मिले। तो मुझे लगता है अगला एक हफ्ता काफी क्रूशियल रहेगा, बिकॉज एक तरफ चाइना स्टिमुलस जो दे रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जो डर बना हुआ है वो डॉलर इंडेक्स को लेकर बना हुआ है, यूएस में रिसेशन और इन्फ्लेशन को लेकर बना हुआ है, जो 27 जुलाई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद मुझे लगता है वो डर भी खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है टाइमिंग मार्केट में थोड़ी बहुत डर का माहौल जरूर बना हुआ, जिसके से कॉपर में इतनी बड़ी गिरावट हमने देखा है पिछले अगर 1-1.5 महीने 2 महीने की बात करें या पिछले 3 महीने में 880 वाला कॉपर हमने 600 तक जाते हुए देखा है। बट अब कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के चांसेस टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी दिखने लगे हैं कि चाइना सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमी को। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कॉपर में वापस एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, और कहीं ना कहीं कॉपर के अंदर में भी आपने बता दिया, और इसलिए पूछा था, दर्शक जो पूछ रहे थे वो भी एक तरीके के एनालिस्ट हैं और अच्छे से जानते हैं बाजार को, तो कह रहे हैं कि कॉपर के रिवर्सल का असर इक्विटी पे बहुत जबरदस्त आता है कहीं बाजार में। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये क्या फंडामेंटल क्या फंडा है, लेकिन इंटरेस्टिंग जानकारी और बढ़िया चीजें आपसे सीखी। थैंक यू सो मच अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए।